उत्तराखंड चुनाव के बाद सीएम राजनीतिक दलों की बड़ी बेचैनी, अब नतीजों पर टिकी निगाहें। धामी ने ट्वीट कर दिए जीत के संकेत। उत्तराखंड में चुनाव के बाद बीजेपी के एक और विधायक का झलका दर्द। बीजेपी विधायक ने उठाया भीतरघात का मुद्दा। इंडिया ट्रैवल मार्ट में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार। होम स्टे और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में आया अव्वल। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। वेतन न मिलने से खफा कर्मचारियों ने 1 घंटे का किया कार्य बहिष्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अपने उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए हुए मतदान की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ चुकी है। यद्यपि मतदान का आंकड़ा मनोवेश पिछले चुनाव के बराबर ही है, लेकिन बीते 5 दिनों के अंतराल में बूथ स्तर से मिले फीडबैक ने प्रत्याशियों और दलों के नेताओं में उलटफेर की आशंका भी गहराने लगी है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थोड़े शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सीएम ने आज ट्वीट करके सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई दी और उसके बाद एक तस्वीर शेयर करके लिखा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ ही बीजेपी परिवार और हमारी सरकार जन जन के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि वोटिंग के बाद भले ही सीएम कोई भी बयान दे रहे हों, लेकिन उन्होंने ट्वीट के बहुत ही साफ कर दिया है। चुनाव में भीतरघात को लेकर आवाज उठाने वाले बीजेपी विधायकों में एक और विधायक केदार सिंह रावत का नाम शामिल हो चुका है। पार्टी ने रावत को यमुनोत्री विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। रावत का कहना है कि चुनाव के दौरान उन्हें भी भीतरघात का सामना करना पड़ा है। पार्टी के ही कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया। और इसी के साथ में आपको बता दें कि रावत ने वह चुनाव को तो जीत जाएंगे, लेकिन जीत का अंतर कम हो जाएगा। यमुनोत्री के बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत ने पहले चुनाव में भीतरघात को लेकर बीजेपी के 3 विधायकों का दर्द भी बाहर आ चुका है। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भी सवाल उठा दिए हैं, जबकि काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर उनके बेटे पार्टी प्रत्याशी त्रिलोक सिंह चीमा के खिलाफ काम करने का भी आरोप लगाया है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि चंपावत के विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी भी पार्टी के ही लोगों पर भीतरघात का आरोप लगा चुके हैं। और इसी के साथ में प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचे बीजेपी विधायक केदार सिंह रावत ने कहा कि उनके चुनाव में पार्टी के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है। और इसी के साथ में चुनाव में जनता का भारी उत्साह था। हमारी विधानसभा में अच्छी संख्या में मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके खिलाफ काम किया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर खाद्य सुरक्षा विभाग का डंडा अब फिर से चल पड़ा है। 16 फरवरी से प्रदेश के 4 जिलों में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने काशीपुर पहुंचकर विभिन्न जगहों से 5 सैंपल लिए। विभाग का यह अभियान 22 फरवरी तक जारी रहेगा। और इसी के साथ में आपको बता दें कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे, पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी आर.के. शर्मा और बागेश्वर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विपिन कुमार और रुद्रपुर की आशा आर्य की 4 सदस्यीय टीम काशीपुर पहुंची और इसी के साथ में खाद्य पदार्थ के सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे ने बताया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से ये अभियान चलाए जा रहे हैं। और इसी के साथ में उन्होंने कहा कि समय समय पर भी इस तरीके के अभियान चलाए जाते हैं। अभियान के दौरान यदि किसी खाद्य सामग्री में
मिलावट की आशंका होती है तो उसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाता है और साथ ही दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की भी जांच की जाती है। इसी के साथ में उन्होंने बताया कि काशीपुर में ले गए 5 सैंपल प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जो है विशेषकर अभियान चलाया गया है, तो उसी के तहत हमारे ज़िले में 6 दिन का अभियान है, जिसके तहत आज चौथा दिन है। हम काशीपुर आए हुए हैं। लगभग कितने सैंपल इस दौरान लिए गए? इस दौरान हमारा 15 सैंपल हो चुके हैं अभी तक। किन किन क्या छापे मारे गए? काशीपुर में काकू डेयरी प्रोडक्ट है, महावीर तेल पिराई है, और इसके बाद इसमें सामने जो डेयरी है यहाँ पर आए हुए हैं जी। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी? ये कार्रवाई 21 तारीख तक जारी रहेगी। विशेष अभियान है जो प्रदेश के 4 जिलों में चलाया जा रहा है, और हमारे ज़िले में अन्य जिलों से जिला स्तर के अधिकारी आए हैं। उत्तराखंड के सितारगंज में उपजिलाधिकारी तुषार सैनी ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान ग्रामीणों की शिकायत पर ओवरलोड हो रहे 10 वाहनों को एसडीएम ने सीज किया है। वहीं उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों के खिलाफ क्षेत्र के लोगों की शिकायतें लगातार आ रही थीं और इसको लेकर प्रशासन टीम ने किच्छा रोड से 6 गाड़ियों को, जिनमें से 4 गाड़ियां जो कि यूपी की ओर जा रही थीं और जिन गाड़ियों में अधिक मात्रा में ओवरलोड आरबीएम है, उनके खनन विभाग रॉयल्टी जांच करके कार्रवाई करेगी। इसी के साथ में पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। हमारी गाड़ियां साल में 5 महीने कुल नदी में चलती हैं और करीबन 7 महीने हमारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं घरों पर। इन 5 महीनों में इन गाड़ियों से हम वाहन स्वामी, हमारे समस्त ड्राइवर और गाड़ी उतारने वाले लेबर मजदूरों के बच्चों का और हमारा पालन पोषण होता है। दूसरी बात, लक्ष्मी स्टोन क्रेशर के स्वामी अपनी मनमानी 11 तारीख से करते चले आ रहे हैं। हमें पहले गाड़ियों का कहा गया कि आप अपने पैसों से रॉयल्टी कटा के लाइए। जब अपने पैसों से रॉयल्टी कटा कर ला रहे हैं तो फिर उन्हें अपनी मनचाही बिना नोटिस दिए, बिना बताए, आज जब गाड़ियां पहुंचती हैं स्टोन क्रेशर पर खाली होने के लिए, तो 5 रुपए 4 रुपए कम करके रेट लगाने का इन्होंने अपने आप निर्णय लिया। 10 गाड़ियां जो है वो सीज की हैं अभी तक और कार्रवाई चल रही है। मोस्टली जो गाड़ियां हैं वो ओवरलोडेड हैं और यूपी जाती हुई भी कुछ गाड़ियां पकड़ी गई हैं, जिसमें जो है वो रॉयल्टी काफ़ी लंबे समय की काटी गई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ही रॉयल्टी पे। उत्तराखंड के बागेश्वर तहसील के अंतर्गत दुंगा पाटली में ग्रामीणों की शिकायत पर खनन विभाग और राजस्व उप निरीक्षक टीम ने दुंगा पाटली में चल रही एक खान का निरीक्षण किया तो वहां पर काफी कमियां पाई गईं। कौशल्या नदी में मलबा पाया तो कहीं स्थान पर खान क्षेत्र से बाहर खनन करना पाया गया। डूंगा पाटली के ग्रामीण और ग्राम प्रधान लंबे समय से डूंगा में रात में जेसीबी चलाने और कौशल्या नदी को प्रदूषित करने की शिकायत पर लगातार कर रहे थे और इसी पर जो उपजिलाधिकारी और खान विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसी के साथ में उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आज हमें जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी कि डूंगा पाटली ग्राम में जो है वो कौशल्या नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। तो उसी के क्रम में आज हमारी प्रशासन की टीम राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त रूप से टीम वहाँ निरीक्षण के लिए गई है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई गई, जैसा कि मेरी बात हुई है उसमें। और माइन ओनर को भी वहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कमियां हैं उसका जल्दी निराकरण करें और बाकी हमारी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी हम अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित करें। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सहयोग से 3 दिवसीय इंडिया ट्रैवल मार्ट का समापन हो चुका है। इस मार्ट में उत्तराखंड को होम स्टे और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार मिला है और अंतिम दिन विभिन्न राज्यों से आए पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधियों को घरेलू और अन्य पर्यटन संभावनाओं के बारे में जानकारी दी गई। राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित इंडिया ट्रैवल मार्ट में ट्रैवल एंड टूरिज्म विषय पर विस्तार से चर्चा हुई और अंतिम दिन ट्रैवल एजेंटों, पैन इंडिया के टूर संचालकों, उत्तराखंड और गुजरात पर्यटन के अधिकारियों के लिए
विशेष सत्र का आयोजन किया गया और जिसमें सभी ने बड़े उत्साह से हिस्सा लिया। और इस दौरान दोनों राज्यों ने घरेलू और साहसिक पर्यटन की संभावनाओं से रूबरू कराया गया। समापन पर उत्तराखंड पर्यटन को होम स्टे, साहसिक और पर्यटन निवेश प्रोत्साहन में उत्तराखंड और धौलावीरा विश्व यूनेस्को विरासत और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात को सर्वश्रेष्ठ स्टॉल पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के उपनिदेशक योगेंद्र कुमार गंगवार ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यटन के लिए पहले से ही तय गंतव्य को विकसित करने और इसी के साथ में लगातार इस पर काम किया जा रहा है। पर्यटन के लिए भी यात्रा को, पर्यटकों को और अधिक मनोरंजक और परेशानी मुक्त बनाना है। इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। उत्तराखंड प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने का दावा लगातार किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के नाम पर कागजी खाना पूर्ति कर लोगों को इलाज से वंचित किया जा रहा है। अधिकांश सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी है तो कहीं पर अस्पतालों में सुविधाओं की कमी है। जबकि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा दुरुस्त किए जाने का लगातार आदेश दिए गए थे, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। विधायक निधि द्वारा अस्पतालों में सुविधाएं मुहैया कराई गई थी और इसी के साथ में लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए कार्य किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अधिकांश अस्पतालों में रखी गई मशीनें धूल फाक रही हैं। मंगलौर के सरकारी अस्पताल में 1 वर्ष पहले एक्सरे मशीन दी गई थी और विभाग द्वारा एक्सरे टेक्नीशियन की भी तैनाती कर दी गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी एक्सरे मशीन नहीं चल पाई है। मशीन कर आधे पार्ट विभागीय कागजों में धूल फाक रहे हैं और जबकि 1 वर्ष से लगातार एक्सरे टेक्नीशियन को तनख्वाह भी दी जा रही है और ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में बने मंगलौर के सरकारी अस्पताल में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग उपचार के लिए आते हैं। एक्सरे की सुविधा न मिलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी समय पहले एक्सरे मशीन आ गई थी, लेकिन पूरा जो सीआर सिस्टम है वो नहीं आया था इसके साथ। तो उस चीज़ को लेके हमने अपने उच्च अधिकारी को बता दिया था। हमारे पास टेक्नीशियन भी आ गया है, बस एक सीआर सिस्टम की वजह से एक्सरे मशीन अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रही है। ठीक है, उसके लिए हमने आगे अपने अधिकारियों को बता दिया गया है कि हमारे पास सीआर सिस्टम नहीं है, लेकिन टेक्नीशियन भी है, तो कृपया कर हमें सीआर। उत्तराखंड नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में सुविधा संस्था के तत्वाधान में भीमताल विकासखंड में ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्य प्रशिक्षक हरीश बिष्ट और दीपक शर्मा ने प्रतिभाग किया। ये कार्यक्रम भारत सरकार ने उत्तराखंड में विभिन्न नोडल एजेंसियों ने किसानों को जहरीले रसायन और कीटनाशकों के दुष्परिणामों को देखते हुए स्वास्थ्य पर्यावरण के अनुकूल और कम से कम लागत पर किसानों को जहर मुक्त और जैविक कृषि ट्रेनिंग का आयोजन किया गया और साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद और हरी खाद के बारे में भी जानकारी दी गई। उत्तराखंड, हिमाचल और दूसरे हिमालयी राज्यों में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य में चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करना एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। इसके तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों को हिदायत दी है। इन दिशा निर्देशों में जितना संभव हो विस्फोटकों के इस्तेमाल से परहेज करने और चट्टानों को काटने और तोड़ने के लिए रॉक ब्रेकर जैसे विकल्प अपनाने की सलाह दी है। इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्य सचिव को भी मंत्रालय की ओर से पत्र भेजा गया है। मंत्रालय के अधिशासी अभियंता संतोष प्रकाश की ओर से जारी पत्र में गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश का जिक्र किया गया है। समिति ने हिमालय क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए विस्फोटकों के उपयोग पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और विशेष रूप से उच्च हिमालय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सिफारिश की है, ताकि हिमालय क्षेत्र में परिस्थितिकी को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। पत्र में यह भी कहा गया है कि मंत्रालय में इस प्रकरण की जांच की गई है। उत्तराखंड में राज्य सेक्टर और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण हो रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में चट्टानों को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल सामान्य बात है। जनपद उत्तरकाशी की 63वीं वर्षगांठ पर इस बार भी झंडा
डंडा देवी के रेणुका मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय सांस्कृतिक मेला भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। मां रेणुका संस्कृति पर्यावरण संरक्षण समिति की ओर से मेले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। आगामी 24 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाले रेणुका मेले का उद्घाटन मां रेणुका देवी और कचर देवता आदि स्थानीय देवजोलियों के सानिध्य में होगा। डुंडा के निकट देवीधार स्थित मां रेणुका मंदिर प्रांगण में जनपद की स्थापना दिवस पर हर साल 7 दिवसीय रेणुका मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2020 और 21 में भी कोरोना काल के बावजूद ये मेला नियमित रूप से आयोजित हुआ था। रेणुका मेला उत्तरकाशी जिले की सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक भी है। यही वजह है कि मेले में जनपद समेत राज्य के अन्य हिस्सों से भी कई सांस्कृतिक टीमें मेले में अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए पहुंचती हैं। मेले में मनोरंजन के साधन, चरखी झूला, खेल दुकानें इत्यादि का भी प्रमुख आकर्षण का केंद्र रखे जाते हैं। बीते दिसंबर और जनवरी से लंबित वेतन का भुगतान और अन्य मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी आंदोलन किया। इसके तहत देहरादून समेत प्रदेश के सभी बस डिपो और कार्यशाला में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। कार्मिकों ने प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी कर चेतावनी भी दी कि जब तक वेतन जारी नहीं होता उनका आंदोलन जारी रहेगा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने गुरुवार को दूर में हरिद्वार रोड पर रोडवेज कार्यशाला में 1 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और इसी के साथ में अब ये बहिष्कार आंदोलन का रूप में तब्दील हो चुका है। गौर हो कि रोडवेज के कर्मचारियों की दिसंबर से ही वेतन नहीं मिलने से वो लगातार मांग कर रहे थे और इसी के साथ में उन्होंने एक बार फिर से आंदोलन तेज कर दिया है। और उनका कहना है कि संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत ने कहा कि इस तरफ रोडवेज के 6,500 कर्मियों को 2 माह से वेतन नहीं मिला है, ऊपर से प्रबंधन एसीपी के माध्यम से रिकवरी के आदेश दिए हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लालकुआ से बरेली को दिल्ली जा रही एक ट्रेन की चपेट में आने से मादा हथनी की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे रेलवे एवं वन विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों ने मामले में दोषी ट्रेन के ड्राइवर सहित अन्य रेलवे कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। बताते चले कि आज सुबह लगभग 4:30 बजे लालकुआ क्षेत्र के सुभाष नगर पुलिस चेकपोस्ट के समीप रोजाना की तरह टांटा के जंगल से गोला रेंज में भोजन की तलाश में जा रहे हाथियों का एक झुंड रेलवे ट्रैक पर आ पहुंचा। तभी लालकुआ से बरेली की ओर गिट्टी लेकर जा रही तेज गति से मालगाड़ी के इंजन से मादा हथनी टकरा गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर डीएफओ संदीप कुमार ने कहा कि रेल विभाग और वन विभाग के बीच सहमति बन जाने के बावजूद रेल विभाग कतई गंभीर नहीं है, इसलिए घटना के लिए जिम्मेदार रेल कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराकर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर घटना हुई है वो हाथी कॉरिडोर में आता है और जिसके चलते हाथी यहां से गुजरते हैं। उन्होंने कहा कि वन महकमा हाथी कॉरिडोर को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और कॉरिडोर बनाने की भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज सुबह की घटना है, कोई 4:30 बजे की जो है जो बताया गया है घटना है, जिसमें एक मालगाड़ी थी और इनके अधिकारियों के अकॉर्डिंग जो है वो लगभग 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। तो एक फीमेल जो हाथी है जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल की अभी बताई जा रही है वेटनेरियंस द्वारा, तो ये हादसे में जो है इसकी डेथ हो गई है। ऑलरेडी लास्ट ईयर भी जो है इस एरिया में कॉरिडोर क्षेत्र में बेसिकली इससे नीचे जो है कॉरिडोर क्षेत्र को बताया जा रहा है अभी, तो इस एरिया में जो है इन्होंने 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है पिछली बार जो स्पीड है उसको निर्धारित किया गया था और इनका कोई ऑटोमेटिक सिस्टम रहता है जिसमें 30 किलोमीटर पे जो है पर आवर की स्पीड पे अपने ट्रेन को जो है वो उसकी स्पीड रख सकते हैं। पर चूँकि ये थोड़ा ऊपर वाला एरिया है तो इसमें भी लगभग पत्राचार हुए हैं वन विभाग द्वारा भी कि लगभग 35 से 40 या 30 से 35 के बीच में जो है स्पीड में ट्रेन को रखा जाए। कहीं ना ट्रेन और ट्रेन के ड्राइवर का जो है वो गलती है, क्योंकि उनको जो है नियंत्रण में सबको पता है और इनको ऑलरेडी हमने जो है इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि इस एरिया में जो है स्पीड को नियंत्रण रखा जाना है। उसके बावजूद भी अगर जो है ट्रेन को की स्पीड को नियंत्रण में नहीं रखा गया है तो हमने इसमें जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में केस काट। 2 महीने से जनपद हरिद्वार के नगर क्षेत्र में मनी ट्रांसफर ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मचारियों को निशाना बनाकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का खुलासा एएसपी हरिद्वार के माध्यम से किया गया। आपको बता दें कि
मामले में पुलिस प्रशासन ने एक महिला सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए अभियुक्तों से हथियार सहित सामान भी बरामद किया गया है। इसमें जो मनी सेंटर संचालक जो हैं, इन लोगों के साथ कुछ घटनाएं लगातार घटित थी पिछले 2 माह में। तो इन घटनाओं के खुलासे के लिए कंबाइंड टीम एक गठित की गई थी, जिसमें रानीपुर कोतवाली और बहादुराबाद तथा सिरपुर के लोग शामिल थे। इसमें साथ में एसओजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसमें कुल इन घटनाओं का खुलासा करते हुए कुल 6 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया है, जिनमें से मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर से ये लोग बिलोंग करते हैं। इनमें से एक जो मुख्य इनका अभियुक्त है, वो यहाँ पर स्थानीय कंपनी में जॉब करते थे और जॉब करने के बाद यहाँ पर सूचनाएं देकर बाहर से इनको बुलाया जाता था, जो क्रिमिनल्स हैं। उसके बाद ये यहाँ पर घटना करके और यहाँ से वापस फरार हो जाते। ये फिलहाल घटनाएं, इसमें 7 घटनाओं का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 घटनाएं रानीपुर की हैं, 2 बहादुराबाद, 2 सिरपुर और 1 घटना कोतवाली क्षेत्र की है। इसमें कुछ घटनाएं और हैं और इनके लगभग 3 साथी अभी फरार हैं। उनको भी घटनाओं को हम लोग तस्दीक कर रहे हैं। और इसमें जो मोडस ऑपरेंडी इनका यही था कि ये यहाँ पर कुछ लोग स्थानीय कंपनी में नौकरी करते थे और रेकी करते थे, और जैसे ही उन लोगों को कुछ कंफर्म होता था कि कुछ मनी सेंटर संचालक जो हैं कुछ कैश कैरी कर रहे हैं या सेम रूट फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी रेकी करने के बाद ये लोग वहाँ से बुलाते थे। जो ये क्रिमिनल्स हैं, जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उन्हें घटना के लिए बुलाते थे और फिर ये साथ में एक महिला और एक पुरुष साथ में चलते थे, उनके आगे पीछे रास्ते दिखाने के लिए। और इनको ताकि किसी को शक ना हो, इसलिए इन्होंने एक महिला को भी शामिल किया होता अपने साथ। तो इस तरह से घटना को अंजाम देते। जैसे यहाँ पे ट्रिपल मर्डर के मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और इन सब लोगों की मुलाकात भी जेल में ही हुई, तो इन सभी लोगों के खिलाफ पुराने मुकदमे हैं। इनसे 5 तमंचे मिले हैं और बाकी कई घटनाओं का सामान जैसे कैश बरामद हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, एक टिफिन बरामद हुआ है जहाँ पर ये सफल लिए हुए थे। ये सब चीज़ें इनका बरामद। लोगों के बारे में है, ये जरा सी भी अगर कोई विरोध करता था लूट का, तो ये तो तुरंत फायर कर देते। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।